So now the budget, Srimati Subhitra Maharaj. We are not allowed to participate. The vital issue, Sanjay Kamara. Let BJP के जंग Nothing will go in it. बोलिए ना, अब बोलिए अब आप. Nothing. ये देश का मामला है बीजेपी का नहीं। बोले दीजिए ना आप अपने सदस्य को. आप बैठ जाइए. और योगी जी आप क्यों खड़े हो जाते हैं हर समय? आप प्लीज एसोसिएट ऑल ऑफ यू प्लीज एसोसिएट. बोलिए, शुरू करिए. अध्यक्ष महोदय, नो प्लीज सिट डाउन. यस इफ यू गिव मी नोटिस विल डू एवरीथिंग. हम बुलवाएंगे, आप नोटिस दे दीजिए. नहीं वॉकआउट ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज बोलिए ना सुमित्रा जी, बोलिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 के बजट जिस पर मैं बोलने के लिए खड़ी हो गई हूँ, आराम से चल रही है. आप बोलते रहो इंदौर के बारे में, ऐसे रिकॉर्ड पर जो अध्यक्षा जी, ये जो बजट है, बातें तो इस बजट में बहुत सारी की गई है, मगर इस बजट के लिए अगर 2 शब्दों में वर्णन किया जाए तो यह बजट. Can I compel anybody 0 hour? I cannot compel the government. I cannot compel the government. No, please sit down. I've requested the External Affairs Minister, as soon as he is able to collect the details, and if you permit, he will make a statement a little later in the day. Today. As soon as he can. हाँ, अब बोलिए, आप बोलिए, सुमित्रा जी. धन्यवाद अध्यक्षा जी. मुंडे जी. नहीं, अभी नहीं, उनको नहीं डिस्टर्ब करिए. अभी तक स्टेटमेंट का कॉपी नहीं मिला है सबको. हाँ, अभी मिल जाएगा. उनको जरूर बोलने देंगे साहब, लेकिन जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने आप व्यवधान नहीं डालिए. सुमित्रा जी खड़ी है, शी इज ऑन द डेस्क. मैंने उनको जरूर बोलने देंगे साहब, लेकिन कॉपी कहाँ है बताइए. सरकार ये भी फर्निश नहीं कर पाएगी क्या? जी माननीय अध्यक्ष जी. अच्छा, उनको बोलने देंगे आप. बोलिए अब आप. निर्विघ्न बोलिए. फिर आप आधा डाल रहे हैं. उनको बोलने दीजिए ना. उसको उन्होंने विड्रॉ किया है. यदि विड्रॉ किया है तो सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. विड्रॉ तो You're not allowing your own member to speak. What is this? And he is advocating for her. Sanjay Nirupam ji is advocating for her. माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट का वर्णन 2 शब्दों में अगर कर दिया जाए तो ये होगा कि ये बोल बजट है. करना कुछ नहीं है, परिणाम लाना नहीं है, जिम्मेदारी उठाना नहीं है, तो बोलने में क्यों कंजूसी? बोलते जाओ, कहीं इधर 200 करोड़, कहीं उधर 200 करोड़, कहीं 1000 करोड़ बांटते जाओ, क्योंकि 2-3 महीने बाद या अगले चुनाव में बाढ़ बिस्तर बांध के जाना ही है. यह भाव पूरे बजट का है. वास्तव में देखा जाए यही भाव है बजट का. हम देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर 5.555 लाख करोड़ और नॉन प्लान है 11 लाख करोड़ के आसपास. पूरे बजट में प्लान बजट बढ़ाने का कहीं प्रयास भी नहीं दिख रहा है. ऐसा ये पूरा बजट है. वास्तव में होना ये चाहिए था कि आज महंगाई से देश त्रस्त है,
मगर महंगाई कम करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। 80,000 करोड़ रुपया रूरल के लिए जरूर रखा गया, बढ़ा करके रखा गया, लेकिन मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। आई नो कि जितना भी बजट रखा जाता है, पहला जो एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है, फंड्स जो है अनयूटिलाइज रहते हैं, मिसमैनेजमेंट है, कई जगह करप्शन भी हो सकता है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, इन सब बातों से भरा पूरा ये रूरल डेवलपमेंट के प्लान्स रहते हैं। और उनको ठीक करने के लिए कोई भी स्टेप इस बजट में नहीं उठाई गई है, ना कोई बात इसमें की गई है। बात केवल इतनी की गई है, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं हमारे वित्त मंत्री जी, कि हमारी आज की तारीख में 10वीं पोजीशन है लार्जेस्ट इकोनॉमी। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, उसको 5th पोजीशन में लाने की बात केवल कह रहे हैं, मगर 5th पोजीशन में लाने के लिए क्या स्टेप उठाएंगे इसकी कोई भी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहूंगी, जो गरीबों की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है अपने भाषण में। मैं केवल छोटी सी बात करके आगे मेरे जो मुद्दे लिए हैं उसी पर बढ़ूंगी। वास्तव में आज की तारीख में अनाज की कमी नहीं है, हमारे कृषि मंत्री का भी स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ के किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के तो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हमारे यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं, गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन गोदामों में अनाज सड़ रहा है, बांटा नहीं जा रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में बात नहीं हम कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, मगर वो जो हमारे पास आज की तारीख में अनाज है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमारे किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उस किसान को मेहनत का फल मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक मैं छोटी सी बात बताऊंगी, क्योंकि ये अंग्रेजी में अच्छी अच्छी बात लिखते हैं। न्यूट्रिशन की बात में उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूट्रीफॉर्म्स, प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीफॉर्म्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज दैट आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन रिच, बाजरा वगैरह की बात करी है। मैं अपने अनुभव की बात, मैं तो एक सामान्य महिला हूँ, मगर अपने अनुभव की बात करती है। बाजरा, ज्वार, इसकी जो बात आप कर रहे हैं, हमारी कृषि नीति इतनी गलत है, और इसके कारण ये जो हम कहते हैं ज्वार, बाजरा, हमारा लाल चना, काला चना, ये सब गायब होते जा रहे हैं। अब ये 200 करोड़ रुपए रख करके न्यूट्री, इसकी बात क्या करोगे? आई जस्ट डोंट नो। मगर आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में मैं बताती हूँ, ज्वार के खेत थे, लेकिन मैंने अभी कहा हमारे यहाँ के किसानों को कि अरे कुछ साल बाद बात तो ये आएगी, ज्वार एक ऐसी डिब्बी में दिखानी पड़ेगी आने वाले लोगों को कि इसको ज्वार कहते हैं। ये ज्वार, बाजरा, नाचनी, महाराष्ट्र के लोगों में आदिवासी लोग नाचनी खा के ही पुष्ट हुआ करते थे। नाचनी को क्या कहते हैं मुझे नहीं, मगर नहीं दिखेगी अब वो, क्योंकि किसान उगाते नहीं। उसके अनेक कारण है, कीमत नहीं मिलती है, फसल की कीमत नहीं मिलती है। आप न्यूट्री फूड की बात कर रहे हैं, आज के तारीख में हम देखते हैं जैविक फूड की भी जब बात होती है, वास्तव में आवश्यकता अब उसकी आ गई है, ये जैविक फूड की, क्योंकि जिस प्रकार के अलग अलग ये डाल के हमने हमारे खेतों को खराब किया है। किसान बोलते हैं कि बाजार से सब्जी ला करके, हमारे यहाँ के गांव के लोग बोलते हैं कि सब्जी लाते से ही उपयोग में मत लाओ, क्योंकि उस पर बहुत कुछ छिड़काव किया है, घर में रखो, जहर है। मगर बात जब जैविक खेती की मैं करती हूँ, तो आज की तारीख में जो स्थिति, वो कहते हैं हम उगाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई सर्टिफाइड करने के लिए भी कोई लैब नहीं है कि ये जो उत्पादन है, ये जैविक उत्पादन, इसकी कीमत ये होना चाहिए, हमें उसकी कीमत नहीं मिलेगी। यील्ड थोड़ा कम होता है, तो कम यील्ड वाली बातें नहीं चलती, किसानों को वैसे ही पैसा कम मिलता है। पूरी एक नीति की बात मैं कर रही हूँ, आप न्यूट्री फूड की बात केवल कर रहे हो, लेकिन जो इस प्रकार गायब होती जा रही है फसलें,
आज मेरे अपने क्षेत्र में डॉलर चना आ गया, क्योंकि बोले एक्सपोर्ट होता है, उससे पैसे मिलते हैं। तो हमारा जो लाल चना, छोटा हरभरा कहते हैं जिसको, वास्तव में न्यूट्रिशियस है, मगर दिन ब दिन गायब होता जाएगा। सोयाबीन उगा रहे हैं, बहुत उगा रहे हैं मेरे अपने क्षेत्र में, लेकिन उसका उपयोग केवल तेल निकालने के लिए, बाकी का जो एक्सट्रैक्ट बचता है सब विदेशों में जाता है। हमारे यहाँ उसमें से जो न्यूट्री फूड बनना चाहिए, बाय प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई रीति नीति। मैं केवल बात इतनी कर रही हूँ, मैंने जो बोल बजट कहा ना, वो इसलिए कि केवल 200 करोड़ रखो या ऐसे कुछ रखो, बड़ी बड़ी बात करो, इससे नहीं होना है। वास्तव में नीति उसी प्रकार की होना चाहिए कि हमारा किसान उस दिशा में जाए, मगर वो कुछ बातें हमारे इसमें नहीं है। घर घर के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। मगर आज मेरे अपने भाषण में, क्योंकि मेरे दोनों साथियों ने बहुत विस्तार से बात कही हुई, इसलिए मैं वो सब कुछ न कहते हुए केवल एक ही मुद्दा मेरे भाषण में लेने वाली हूँ, और वो है महिलाओं का मुद्दा। वो महिलाओं का मुद्दा इसलिए कि बड़े आत्ममुग्ध होकर के हमारे वित्त मंत्री जी ने महिलाओं की बात करी। एक तो उन्होंने कहा 3 फेसेस ऑफ इंडिया, 1 इज वुमेन, अनदर इज यूथ एंड देन द पुअर। 3 फेसेस ऑफ इंडिया। अब ये 3 फेसेस ऑफ इंडिया के लिए ये भी बड़ी बात कही कि जेंडर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट, इसका उल्लेख अपने भाषण में किया। मैं कहना चाहूँगी वित्त मंत्री जी, वैसे तो सालों साल से कांग्रेस की सरकार देश पे है, अब कांग्रेस 115 साल की हो गई, मगर 115 साल की होते होते इतनी पिछड़ रही है और अपने साथ देश को भी पछाड़ रही है। हमारे वित्त मंत्री जी, अगर थोड़ा सा अपने से पहले के लोगों से भी समझना सीखो। आत्ममुग्ध शब्द मैंने कहा है, मत बनो आत्ममुग्ध कि मैं ही जो कुछ हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बहुत अच्छी बात। नो, आपके पहले के भी लोगों ने कुछ अच्छी बात की है महिलाओं के लिए। जेंडर बजटिंग की जब बात होती है, किसी ने शब्द का प्रयोग किया होगा, मगर असल में जेंडर बजटिंग की शुरुआत जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, हमारे यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उस समय हमने इस बात की शुरुआत की थी, जेंडर बजटिंग। और केवल हमने बातों में नहीं कहा था, हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उनको कहा था इस विषय पर पूरा अभ्यास करें, स्टडी करें, और ये स्टडी करके प्लानिंग बनाएं। हमने टास्क फोर्स बनाई थी केसी पन की अध्यक्षता में, और महिला बाल विकास मंत्रालय मेरे पास वो सब पेपर्स है, चाहे तो मैं वित्त मंत्री को देने के लिए तैयार हूं। और उसमें हमने ये बात की थी कि महिलाओं के लिए, अगर वुमेन एम्पावरमेंट ईयर भी हमने मनाया था, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सिद्धा, स्वाधार और ऐसे अनेक स्टेप से लेकर के कई सारी योजनाएं हमने बनाई थी, पैसे अलग से नहीं रखा, योजना बना के लागू किया था। लेकिन उस समय जो हमने स्टडी की थी और उसमें जो हमने बातें पाई थी, महिला बाल विकास मंत्रालय का बजट तो बढ़ाया। देखो, शुरुआत जैसे हम करते हैं ना कि कैसे करें महिलाओं का विकास, यानी होता क्या है आखिर, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी हर उस काम में कैसी हो सकती है, इस पर स्टडी की। मगर काम हमने जो शुरू किया था उस समय, फॉर द फर्स्ट टाइम आंगनवाड़ियों की शुरुआत जो हुई थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव में काम करती है, महिला उत्थान का, बच्चों के लिए ध्यान देती है। अगर किसी ने उसके लिए सोचा था तो केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार हमने इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया था। केवल वहां पर नहीं रुके, जैसे हमने महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए कि रिकॉग्नाइज करो उनके अच्छे काम को, हमने आंगनवाड़ी, मैं आभारी हूं यशवंत सिन्हा जी की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर पुरस्कृत करते हुए नेशनल लेवल पर पुरस्कृत करने की योजना हमने बनाई कि उनके काम को रिकॉग्नाइज करो। इसके आगे जाकर के 9th प्लान में वुमेन कंपोनेंट प्लान की बात की गई थी, लेकिन हमने उसको लागू किया।
हमारे समय उस पर स्टडी की और हमने ये देखा उस समय कि पूरा का पूरा उस समय की यह बात है कि नॉट लेस देन 30% ऑफ द फंड्स शुड बी स्पेसिफिकली ईयरमार्क फॉर वुमेन्स प्रोग्राम्स। ये बात उस समय कही गई थी, उसको लागू करने के दृष्टि से हमने काम शुरू किया था। हमने जब ये सब महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मैंने जैसे कहा ये पॉलिसी बनाने की बात की और उस पर स्टडी शुरू किया और हमने कहा हर साल के बजट को जेंडर बजटिंग की दृष्टि से हम स्टडी करें। और केवल महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं, जो ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऐसी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सोशल इसकी मिनिस्ट्री हो, 5-6 HRD मिनिस्ट्री है, 5-6 ऐसे मंत्रालय हैं कि जहां पर इस प्रकार की बात हो सकती है कि जिसमें वुमेन्स के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हमने उसका स्टडी करते हुए हर साल बढ़ाते, हमें तो 4-5 साल ही मिले थे, मगर हम पूरे वो 5-6 हमें मालूम है कि कुछ मंत्रालय डिफेंस जैसे मंत्रालय वहां हम वुमेन कंपोनेंट की बात नहीं कर सकते, मगर जहां कर सकते हैं वहां कैसे काम हो सकता है, कैसे होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हुए हम 23% तक बढ़ गए थे। 23%, 30% नहीं बढ़ पाए, लेकिन 23% तक हम आए थे कि इंक्रीज हुआ था। पूरे मेरे पास उसके रिपोर्ट पड़े हुए हैं इसमें, मगर मैं इतना ही बताना चाहूंगी 2003-04 तक हमने ये सब काम करके दिखाए थे। जेंडर बजटिंग जब हम करते हैं तो वित्त मंत्री जी, मैं आप जैसी बहुत समझदार पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि कैसे महिलाओं के उत्थान के दृष्टि से हर मंत्रालय में काम कैसे हो, कानून की दृष्टि से भी हमने विचार उस समय किया था। और ये करते करते हमने अपने तय, मैंने जैसे कहा 23% तक हम बढ़ गए थे। आज स्थिति क्या है तुम्हारी? आज आप क्या करते हो? देखो, बात बहुत बड़ी सुंदर बात करते हैं और करते क्या है ये मेरे समझ में नहीं आता। कि उन्होंने बात करी कि women are the head of many banks वगैरह, बैंक की बात करते उन्होंने कहा कि इसलिए कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृष्टि से, जो महिला बैंक की बात आपने करी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृष्टि से वुमेन्स लाइवलीहुड को सपोर्ट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष नाम की एक चीज है। ये राष्ट्रीय महिला कोष वास्तव में शुरुआत हुई थी उसकी 95-93 में समवेयर। बात ये हुई थी उसको 100 करोड़ तक ले जाना है। जब तक आप लोग थे नहीं ले गए थे। ये तो हमारे ये दोनों वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह जी, उन्होंने तय किया था कि महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। वो 100 करोड़ तक इसको उसका पूरा ये ले गए थे। ये राष्ट्रीय महिला कोष में वास्तव में जो सुदूर गांव में बैठी हुई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, छोटे छोटे NGOs है, वो अपने दम पर खड़े हो जाए, इसलिए ये राष्ट्रीय महिला कोष काम करता है। मुझे नहीं मालूम आज उस पर आपने कितना ध्यान दिया, मगर बात आप क्या कर रहे हो? आप बात ये कर रहे हैं कि सपोर्ट टू SHGs and women's livelihood that employs predominantly women and that addresses gender related aspects of empowerment and financial inclusion। और उसके लिए आपने करा क्या? एक महिला बैंक की स्थापना 1000 करोड़ या कुछ रख के। स्वागत है, क्योंकि मैं तो ऐसी महिला हूँ अध्यक्ष जी कि महिलाओं के लिए जो जो आप कुछ करोगे हम उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जब आप महिलाओं के लिए बैंक, हमने भी ताली बजाई, सुषमा जी ने भी, सबने हमने स्वागत किया, लेकिन क्या ये आंसर है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? क्या ये आंसर है जेंडर बजटिंग के लिए? करने के लिए बहुत कुछ काम है वित्त मंत्री जी, आप ही खोल के देखो। आपके यहाँ RBI और नाबार्ड, उनकी गाइडलाइन है, इशू की हुई गाइडलाइन है, अरे उसका भी पालन करो तो बहुत कुछ हो जाएगा। उसमें यह कहा गया है कि महिला उद्यमियों को प्रायोरिटी दे दो। एक और बात है,
वुमेन्स डेस्क की बात की गई है। ये क्या है महिला डेस्क? ये जहां जहां बैंक है, सुदूर गांव-गांव में जो बैंक है, वहां पर महिला डेस्क स्थापित करो। है बात आपके इसमें गाइडलाइन में है, उसको पढ़ो तो सही। मुख्यमंत्री आप, वित्त मंत्री जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर छोटी बातें पढ़ा करो, लोगों की समझ की बात पढ़ा करो, लोगों के लिए काम आए ऐसी बात पढ़ा करो। वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा। एक महिला बैंक मुंबई में स्थापित, मुंबई में तो महिलाएं जाती है बैंक में, मगर ये गांव-गांव में जो बैंक है उसमें ये है गाइडलाइन कि बैंक में एक महिला डेस्क की स्थापना करना और वहां पर आवश्यक रूप से लोकल भाषा जानने वाली महिला को काम देना, ताकि जब महिलाएं वहां पर काम के लिए आए, वो लोन हो या कोई भी काम हो, वो आसानी से उस बात को समझ सके, उसका आसानी से बैंक तक एक्सेस हो जाए। महिला एम्पावरमेंट की बात आप करते हो तो केवल एक वुमन बैंक स्थापित करके नहीं चलेगा, और भी सोचना पड़ेगा। महिला अगर बैंक में जाएगी, मैं तो कहूँ एक और बात है, अभी तो आप उस पर घणाघात करने जा रहे हो कोऑपरेटिव बैंक्स। मैं बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स की बात आज नहीं करूंगी, मगर कहीं महिला कोऑपरेटिव बैंक्स है, महिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, जो वास्तव में गांव में काम करती है, जहां उनकी जरूरत है। मुंबई के आपके महिला बैंक में आकर के महिला सशक्त नहीं होने वाली। वो तो कई महिला बैंकों की महिला हेड बनाओ। मैं तो कहूँ आपकी जो नेशनलाइज्ड बैंक है, आज जो उनका वर्किंग अगर देखोगे, जिस तरीके से वहां भी जो एनपीए बढ़ रहा है, जिस तरीके से ऋण बांटा जा रहा है, वहां पर फेवरेटिज्म होता है, वहां पर आप इसको कंट्रोल करना सीखे। आज तक मैंने नहीं देखा कोऑपरेटिव बैंक तो भंग होती है, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तो तुरंत जेल में भी जाते हैं। ठीक है, जाना चाहिए, मैं उनको बचाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन बताओ नेशनलाइज्ड बैंक के वो लोग, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जो ऐसे लोन देने में माहिर है, जिन्होंने ऐसे लोन दिया है, जिनके कारण एनपीए बढ़ाए, कितनी इंक्वायरी हुई, कितने लोग जेल में गए, उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। एक महिला बैंक स्थापित करने से क्या वुमन एम्पावरमेंट करोगे? वो तो महिला आगे बढ़ी रही है, मुंबई की जाती है बैंक में। आवश्यकता उस बात की है, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक है, महिला कोऑपरेटिव बैंक है, निवेदिता कोऑपरेटिव बैंक है, धर्मपेट महिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कई सारी ऐसी है, आपको भी मालूम होगी, आपके वहां भी होगी। आप उनको बढ़ाने के लिए कोई कुछ स्टेप उठाते, क्योंकि वो गांव-गांव में काम करती है, वो गांव-गांव की महिलाओं की प्रिय बनती है, गांव की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ वहां पर जाती है। मगर आपको वो काम नहीं करना है। इनकम टैक्स वगैरह तो छोड़ो, वो तो इन्होंने महिलाओं के लिए वो तो लगा दिया है। वही तो मैंने कहा कि कोऑपरेटिव पे घणाघात करने पे आप तुले हुए हो, वहां तो कुछ नहीं आप कर रहे हो, लेकिन जो करने लायक स्टेप्स है, वास्तव में आप वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हो, तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और एक बात है, महिला लोन लेने जाएगी, बस 2 मिनट में मैं नहीं बोलूंगी, मैंने कहा मैं एक ही विषय, महिला वाला विषय, मैं दूसरे विषय पे ही नहीं जा रही हूँ। लेकिन आज महिला के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान है, जमीन है, कहाँ से लोन लेगी, क्या करेगी वो? इन विषयों पर भी तो सोचना बहुत आवश्यक है, हम नहीं सोच रहे हैं। मैं एक बात और थोड़ी सी, जो जिसको उन्होंने महिलाओं की बात कही, अध्यक्षा जी, मैं केवल और केवल वही बातें करूंगी। इन्होंने एक बात और कही है, बड़े अच्छे से उन्होंने कही, अब देखते भी है, इन्होंने कही, मैंने जैसे कहा ना, बांट रहे हैं पैसे 200 करोड़ 100 करोड़। इन्होंने एक बात कहा, आई प्रपोज टू सेट अपार्ट 200 करोड़ टू फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैं उसके फेवर में बाकी लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर आप सामान्य व्यक्ति की जहां बात कर रहे हो, टू सेटअप एंड मेक दिस प्रोडक्ट्स अवेलेबल वगैरह आप बात कर रहे हो, कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो सामान्य लोगों के काम आते हैं और वो ऐसे बने, इसके लिए आपने 200 करोड़ की बात करी, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की। मैं आपको सुझाव देना, क्योंकि मैं जब महिला बाल विकास मंत्री थी, हम ये सब कुछ सुझाव दे चुके हैं, कर चुके हैं इस तरह।
बेंगलोर में ही हमने एक ली थी कॉन्फ्रेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और उस समय हमने कहा था वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की बात करो। अगर महिलाओं की मदद करना है तो कैसे कर सकते हो? खेतों में महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती है। मेरे पास आई थी नर्सरी में काम करने वाली महिलाएं, वो खुरपियों से भरती है वो प्लास्टिक की थैली में और प्लांट्स वहां पर सुरक्षित करती है। उन्होंने कहा ये खुरपी अगर हमारे लायक छोटी बने, प्लास्टिक की थैलियां हमारी दिन में ज्यादा हो सकती है, गिनती से हमें पैसे ज्यादा मिल सकते। करो। आज जो एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजी है, नए नए खेती के प्रयोजन है, महिलाओं का उस तक एक्सेस बढ़ाओ। महिलाएं सबसे ज्यादा खेती में आती है, उन्नत खेती कैसी हो महिलाओं को सिखाओ। एक छोटी बात अध्यक्ष जी बताती हूँ, बात बहुत छोटी रहती है मगर महिलाओं के दृष्टि से बहुत काम की थी। मैंने बंगलोर में ये बात समझी थी। वहां कुछ महिलाएं मुझे सब्जी वाली मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा हम खेतों में सब्जी उगाते हैं और वो सब्जियां भर भर के हम मार्केट में जाते हैं, बड़ी बड़ी हमारी टोकरियां रहती हैं। बस में जब हम चढ़ते हैं टोकरी ऊपर रखना पड़ती है बस के छत पे, और वो चढ़ाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। जो पुरुष जो चढ़ाने वाला हो, अब मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहती, जो गिरजा जी जैसे बोली कि टोकरी चढ़ाते समय चाहे जैसा व्यवहार होता है। मैंने कहा फिर आप चाहती क्या हो? बोले यहाँ हमने सुना आप कोई ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, कुछ आप करने वाले हो, सोचने वाले हो, ऐसी बस क्यों नहीं बनाते हो? ऐसी बस हमको बैठने की जगह नहीं चाहिए, हमें ऐसी बस बना के दो कि बस में ऐसे स्टैंड हो अंदर जिस पर हम अपनी टोकरी रखें, हम खड़े खड़े जाए। देखो सोचने वाली बात उन महिलाओं ने पता। मैं जो बोल रही हूँ वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की बात करो, वो इसलिए कर रही हूँ, अनुभव से कर रही हूँ। 200 करोड़ रुपए खाली दे करके कोई इनोवेट कुछ कर रहा है उसको पुरस्कार दो, वो उसको खरीदो, ये नहीं। हमने उस हो करके इसमें कुछ प्रयास करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं एक बात और कहूँगी, युवाओं की नहीं, बस इन्होंने 3 फेसेस कहा। मैं युवाओं की बात नहीं, मगर युवाओं की बात 1000 करोड़ से तो बनना ही नहीं है। अब मैं कहूँगी मोदी जी से समझो तो बात आपको गलत लगेगी, उन्होंने तो 800 करोड़ एक स्टेट नहीं रखे। आप 1000 करोड़ की वो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उनको क्या बोलते हो है, HRD के अंतर्गत संस्थान है, जन शिक्षण संस्थान है स्किल डेवलपमेंट के लिए। करो उनको ताकतवर, जो है उसको ताकतवर करना ही नहीं और नई नई बातें बांटते जाना है। उनको ताकतवर करो युवाओं को, और युवा भी इतने हैं। अगर देखो वर्किंग एज की बात करो 64% होने वाले हैं, क्या करोगे उनके लिए? मगर मैं वो भी नहीं। आज मैडम एक ही बात करूंगी, महिलाओं की बात करते हो, गरीबों की, एक पुअर मैन का चेहरा इन्होंने कहा 3 फेसेस इनके ध्यान में है, लेकिन 3 फेसेस को ध्यान में रखे करा क्या? आज सबसे बड़ी बात महंगाई की जो मैंने करी, मैं बाकी महंगाई की बात नहीं करती, वो तो है ही, चली रही है, आपने उसके लिए कुछ नहीं करा। मगर हम कैसे सोचते थे, बार बार आपको लगेगा, लेकिन मालूम नहीं आखिरी के साल भर अटल जी ने मुझे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी रखा, और हम जब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे तब हमने उस समय शुरू की कि गरीब क्या करे, अगर पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं ले सकता है तो हमने 5 kg के सिलेंडर की शुरुआत की थी। हमने सोचा था कि वो 5 किलो वाला ही लेके चला जाए। आज मेरे पास आते कि आज अगर गैस सिलेंडर महंगे हैं, आप बोलते हो 9 देना, 10 देना कि 12 देना, उसके बाद क्या? अब समाप्त नहीं, गरीब के लिए कब सोचेंगे ये? ठीक। करो ऐसे फिलिंग स्टेशन कि अगर मेरे पास 500 रुपए या 200 रुपए में उतना ही गैस भरूं, क्यों नहीं हो सकता है? हमने 5 kg के सिलेंडर की बात करी, आप क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा सकते हैं? तो मेरा इतना ही कहना है अध्यक्ष जी, ये जिस तरीके से इन्होंने बातें करी है, बड़ी बड़ी बातें करी है, मेरा उनको इतना ही कहना है, ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो, धरातल पे आ जाओ। और धरातल पे आकर के तो अध्यक्षा जी इनके ही प्रिय है तिरुवल्लुवर। धन्यवाद। एक मिनट, तिरुवल्लुवर इनके ही प्रिय है, हमारे भी है। वो केवल कवि नहीं थे, वो महान ऋषि तुल्य कवि थे। 2000 साल पहले बहुत कुछ कह के गए। आप उनकी कविता पढ़ाते पढ़ते तो हो, मगर जो आपको सुहावनी लगती है वो पढ़ते हो, जो वास्तव में पढ़ना चाहिए वो कविता, वो वर्षन सुन के वो वर्सेस पढ़ो। मैं वो तमिल तो नहीं पढ़ सकती,
मगर उसका हिंदी वर्षन आपको बताऊंगी, शायद 196 197 वर्ष वो उसके स्टैंजा के नंबर है, आप घर जाके देख लेना उनकी किताब में। उन्होंने एक बात कही, ध्यान रखो वित्त मंत्री जी, आपके ही तिरुकुरल में बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा, अब कुछ तमिल में उन्होंने कहा, नय नीला नैन बुद्धू शोलुलुम पैनिल पारी तुत्तुरे कुकुमुरे, मैं उसको इतना ज्यादा नहीं समझ सकती, मगर हिंदी में उन्होंने जो उसका वर्षन है, लंबी चौड़ी बात जो होती अर्थविहीन लंबी चौड़ी बात जो होती है, घोषित करती है वही वक्ता नीति विहीन। और इससे भी ज्यादा एक कड़वी बात उन्होंने कही, वो भी वित्त मंत्री जी जरा पढ़ो घर जाके शांति से, जिसको निष्फल शब्द में, ये सभी शब्द इनके निष्फल है बजट के, जिसको निष्फल शब्द में रहती है आसक्ति, कहना ना तू उसको मनुज, ना कहना ना तू उसको मनुष्य मत कहना थोता व्यक्ति। आपके धन्यवाद।